अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यस्टरडे वालेकुम लेक्चर में सलाम। हमने जो है वो न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था रिगार्डिंग मनी, मनी। इन्फ्लेशन मॉर्निंग एंड सर। इंटरेस्ट रेट। टुडे वी आर गोइंग टू start the next topic in this chapter, that is quantity theory of money. I am going to share the screen. क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, बेसिकली हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, देन हम जो है वो नेक्स्ट डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी के लिए चलेंगे। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बेसिकली मनी के बारे में थ्योरी है एक, जिसकी इक्वेशन जो है प्रोफेसर फिशर ने प्रेजेंट की थी। अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, if we double the quantity of money, then double will be the price level and half will be the value of money. Before explaining the quantity theory of money, मैं थोड़ा सा आपको जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कल डिस्कस किया है उनके पॉइंट्स जो है वो दोबारा से हाईलाइट करना चाहता हूँ, ताकि हम उसको करंट लेक्चर के साथ अटैच कर सकें। Yesterday we have studied the definition of money, measurement of money, M1, M2, M3। ये मेजरमेंट ऑफ मनी है, इनको हम मनी सप्लाई भी बोलते हैं। मतलब मनी सप्लाई का मतलब है कि जितना पैसा गर्दिश कर रहा है इकोनॉमी में, ये वो मेजरमेंट है। हमने उसको तीन तरीकों से देखा था कि M1 के तौर पर भी यूज किया जा सकता है, C+B, और M2 के तौर पर भी यूज किया जा सकता है, जिसमें हम शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट को शामिल करते हैं, और M3 के तौर पर भी यूज किया जा सकता है, जिसमें हम लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट को शामिल करते हैं। तो ये तीनों इकोनॉमी में यूज हो रहे होते हैं, मतलब तीनों की मेजरमेंट मौजूद होती है। और जब हम रिसर्च पर्पज के यूज करते हैं तो जो ज़्यादा सूटेबल हो हम अपने लिहाज से वो यूज कर लेते हैं। हाँ, अगर तीनों की मेजरमेंट जो है वो मौजूद होती है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पे भी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे भी। देन वी हैव स्टडीड द फंक्शंस ऑफ मनी। सो मनी से रिलेटेड ही फर्स्ट थ्योरी जो है वो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, और चैप्टर का नेम है मनी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट। अब इसमें हम इन सारी चीजों को जो है वो वन बाय वन जो है वो अटैच करेंगे और स्टडी करेंगे। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी सिंपल वर्ड्स में ये कहती है कि अगर हम क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल कर देंगे तो उससे प्राइस लेवल भी डबल हो जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन, प्राइस लेवल जो होता है इंक्रीज हो जाना इन्फ्लेशन कहलाता है। तो इससे प्राइस लेवल भी डबल हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज का, जबकि वैल्यू ऑफ मनी जो है वो हाफ रह जाएगी। ये कहती है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। मैंने किस पे आपसे देख सकते हैं। अब देखें, आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसे जज कर सकते हैं। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो टैक्सेस से एक्सीड करते हैं तो गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट के जो है वो स्टेट बैंक के जरिए जो है वो लोन लेती है या डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, मतलब नए करेंसी नोट इशू करती है। जब नए करेंसी नोट इशू करती है इट मींस कि मनी सप्लाई में इजाफा होता है। और आपने जरूर सुना होगा कि नए करेंसी नोट क्यों नहीं, देखे ना, आप शायद आपको कंसेप्ट आपस में कभी डिस्कशन की हो या कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, तो डिस्कशन में कि गवर्नमेंट के पास, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है तो जितने मर्जी नोट छापी जाए, मसला ही क्या है। फिर शायद साथ में से कोई दोस्त बोला हो कि नहीं नहीं, जितने नोट ज्यादा छापोगे उतनी महंगाई हो जाती है। तो सेम ऐसे ही है, ये थ्योरी यही कह रही है। बेटे माइक ऑफ ऑफ करने जिसका होना है, ये थ्योरी यही कह रही है कि
अगर हम मनी सप्लाई में इजाफा करते हैं, नए करेंसी नोट इशू करने का मतलब है कि मनी सप्लाई में इजाफा। नए करेंसी नोट इशू करने का मतलब है मनी सप्लाई में इजाफा। तो मनी सप्लाई में इजाफा करने से क्या होगा, प्राइस लेवल में इजाफा हो जाएगा। और प्राइस लेवल में इजाफा होने का मतलब है कि वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम हो जाएगी। देखिए ना, प्राइस लेवल में इजाफा हो गया, 10 रुपीज वाली चीज अब आपको 20 रुपीज में मिल रही है, तो इट मीन्स कि वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्लाइन हो गई है। आपको सेम कमोडिटी जो 10 रुपीज में मिल रही थी, आपको अब वो परचेज करने के लिए 20 रुपीज चाहिए, तो वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन हो गई है। सो अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इफ वी डबल द प्राइस लेवल, सॉरी, इफ वी डबल द क्वांटिटी ऑफ मनी, ये क्वांटिटी ऑफ मनी को हम मनी सप्लाई भी बोल सकते हैं, कि अगर हम इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं, डबल कर देते हैं, देन डबल विल बी द प्राइस लेवल, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन भी डबल हो जाएगा, एंड हाफ विल बी द वैल्यू ऑफ मनी, जबकि वैल्यू ऑफ मनी जो है वो हाफ हो जाएगी। ये एक रीजन है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मनी। ये थ्योरी एक बेसिक रीजन प्रोवाइड करती है हमें कि क्यों हम जो है वो मनी सप्लाई में इजाफा नहीं कर सकते, इतना ज्यादा करते हैं जरूरत के मुताबिक। बोल देखें, हमारे पास चॉइसेस होती है ना, कि बहुत सारी चॉइसेस होती है, उनमें से एक बेस्ट सूटेबल जो है हमने चूज करना होता है आंसर। तो सेम वे में मनी सप्लाई में इजाफा करते हैं, नोट इशू कर लेते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, प्राइस लेवल में भी इजाफा होता है, जबकि वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम हो जाती है। इसकी जो इक्वेशन प्रोफेसर फिशर ने प्रेजेंट की थी वो है एम वी इज इक्वल टू पी वाई। एम वी इज इक्वल टू पी वाई। एम M stands for money supply. MV is equal to PY. M stands for money supply, और quantity of money भी आप कह सकते हैं। V stands for velocity of money. V stands for velocity of money. Velocity of सर money, स्क्रीन शो हो रही। स्क्रीन शो हो रही होगी, देखें बेटा, लेकिन स्क्रीन पे सिर्फ मेरा नाम ही शो हो रहा होगा, ऐसे ही है कि नहीं? सर वो कोर्स टाइटल वाली हो रही, कोर्स टाइटल हाँ बेटा, वो क्लास। एक्चुअली ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैनकीव से है, मैनकीव की बुक पे मौजूद है बेटा, इसकी स्लाइड्स चलो नहीं है। ठीक है। हाँ, इसकी स्लाइड्स ठीक नहीं है। है। ठीक है। V stands for velocity of money. V सर ये इक्वेशन रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। M V is equal to P Y। ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की इक्वेशन है जो प्रोफेसर फिशर ने प्रेजेंट की थी। M V is equal to P Y। M stands for मनी सप्लाई, या इसको क्वांटिटी ऑफ मनी भी कह सकते हैं, एंड V stands for velocity of money। वेलोसिटी ऑफ मनी बेसिकली ये है कि जैसे एक नोट गवर्नमेंट इशू करती है 100 रुपीज का, तो एक साल में उससे कितनी ट्रांजैक्शन हो जाती हैं आगे। अब वो एक जगह तो खर्च नहीं होता ना, उससे कितने, वो कितनी ट्रांजैक्शन होती है, उसे हम वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं। एम तो हो गया क्वांटिटी ऑफ मनी, मनी सप्लाई, और उसको मल्टीप्लाई किया गया है वेलोसिटी ऑफ मनी के साथ, ताकि पता चल जाए कि ये जो मनी मौजूद है इकोनॉमी में, इससे साल में कितनी दफा ट्रांजैक्शन हुई है। तो वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी ऑफ मनी। जैसे $1 है, तो साल में उस $1 से कितनी दफा ट्रांजैक्शन होती है, कितनी दफा वो मूव करते हैं। आगे है पी वाई। P is the price level and Y is the output, GDP। तो ये इसकी इक्वेशन है, और डेफिनेशन और इक्वेशन आपने बस इसकी करनी है। कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, दोबारा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये कहती है कि अगर हम इकोनॉमी में
मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं, मनी सप्लाई को इकोनॉमी में इंक्रीज कर देते हैं, तो उससे प्राइस लेवल भी उतना ही इंक्रीज हो जाएगा, जबकि वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्लाइन कर जाएगी। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ मनी। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी एंड इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। देखें, मनी की जो प्राइस है वो है इंटरेस्ट रेट, मनी की जो कॉस्ट है वो है इंटरेस्ट रेट। मनी की प्राइस या कॉस्ट वो है इंटरेस्ट रेट। तो वो कैसे डिटरमिन होगा? जिस तरीके से किसी कमोडिटी की प्राइस कैसे रेंज होती है, कोई बता सकता है किसी कमोडिटी की प्राइस कैसे रेंज होती है? कोई बता सकता है आप में से बेटा? कोई गलत भी बता देंगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। जी, जाग रहे हैं? कोई बता सकता है आप में से कि किसी कमोडिटी की प्राइस, किसी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस कैसे रेंज होती है? सॉरी सर, मेरे को सर क्वेश्चन रिपीट करिएगा। किसी गुड की प्राइस कैसे रेंज होती है? किसी कमोडिटी की प्राइस कैसे रेंज होती है? कोई बता सकता है? इट इज वेरी सिंपल, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने शायद पढ़ा हो। सर गुड्स और सर्विसेज जो होती है उनकी कॉस्ट जो उन पे आती है और टैक्सेस को ऐड करके। ओके, जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस हैं बेटा, वो डिमांड एंड सप्लाई से रेंज होती हैं। सिंपल, फ्री मार्केट इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस डिमांड एंड सप्लाई से रेंज होती हैं। और ऐसा ही है, ये सिर्फ बुकिश नॉलेज तक नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही है। आप देखते नहीं है कि जब डेंगू बहुत ज्यादा फैल जाता है, तो डेंगू टेस्ट जो है, जो कि 90 रुपीज का है, तो वो 900 रुपीज पे चला जाता है। द रीजन इज दैट के डेंगू टेस्ट की डिमांड में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है, डिमांड में इजाफा होने से उसकी प्राइस बढ़ गई। आप आप अब शायद अगर कोई मतलब वेजिटेबल्स वगैरह या फूड आइटम्स वगैरह परचेज करते हो घर के लिए, तो अब जो है वेजिटेबल्स की प्राइसेस में कमी हुई हुई है। द रीजन इज दैट कि उसकी सप्लाई अब स्मूथ हो चुकी है, प्रोडक्शन आ रही है, सीजन है, प्रोडक्शन आ रही है, तो साथ ही सप्लाई बढ़ने की वजह से प्राइसेस डाउन हो गई है। पोटैटोज जो है वो 40 रुपीज पर केजी हैं। अगर आप 2 मंथ्स जो है वो आप पीछे चले जाएं, तो उसमें जो है वो 200 रुपीज पर केजी थे। द रीजन इज दैट कि अब प्रोडक्शन आ गई है, सप्लाई इंक्रीज हो गई है, तो सप्लाई इंक्रीज होने से प्राइसेस डाउन हो गई है। आप मेडिकल प्रोडक्ट से लेकर आप फूड आइटम्स को देख लें, आप सर्विसेज को देख लें, जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, तो उसकी प्राइस भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर है, नया नया उसने एमबीबीएस किया है, तो वो 100 रुपये फीस ले रहा होता है, 200 रुपये फीस ले रहा होता है। जैसे जैसे उसका काम चलने लगता है, डिमांड बढ़ने लगती है, उसकी प्राइसेस भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो किसी भी कमोडिटी की प्राइस अगर गवर्नमेंट, फिर फ्री मार्केट का मतलब है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना करे तो, ठीक है, तो किसी भी कमोडिटी की प्राइस जो है वो उसकी डिमांड एंड सप्लाई से रेंज होती है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं बेटा मेरी? यस सर। बेटा थोड़ा जी एक्टिव सर। हो गए, सब लोग बैठे आप लोगों ने कोई तीर नहीं मारे हुए मिड टर्म एग्जाम में जो इतना रिलैक्स बैठे हैं।
थोड़ा एक्टिव होके बैठें और मेरी बात गौर से सुने, ताकि थोड़ा सा आप लोगों का फायदा हो जाए। मीटिंग ज्वाइन की है तो आधा घंटा घंटा पढ़ लिया करें तो आप लोगों का फायदा हो जाएगा। तो किसी भी कमोडिटी की प्राइस जो है वो उसकी डिमांड एंड सप्लाई से रेंज होती है। इसी तरह जो लेबर की प्राइस है या किसी फैक्टर की प्राइस है, वो फैक्टर डिमांड एंड फैक्टर सप्लाई से रेंज होती है। किसी भी लेबर की प्राइस जो है वो लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई से रेंज होती है। ये हमने पीछे डिस्कस किया था अगर आपको याद हो। तो किसी भी फैक्टर की जो डिमांड है, लास्ट इससे पीछे वाले चैप्टर में ये हम डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी फैक्टर की जो प्राइस है वो फैक्टर डिमांड एंड फैक्टर सप्लाई से रेंज होती है। मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल दे सकता हूँ। अब देखें, पाकिस्तान है, डेवलपिंग कंट्री है, लेबर जो है यहाँ पे अबंडेंट है, ज्यादा मिकदार में मौजूद है एज कम्पेयर टू कैपिटल। तो यहाँ पे लेबर की प्राइस कम है। इसके मुकाबला में आप यूएसए को देख लें। यूएसए में जो है वो कैपिटल इज अबंडेंट वाइल लेबर इज स्केर्स। वहां पे लेबर कम मिकदार में मौजूद है, कैपिटल ज्यादा मिकदार में मौजूद है। तो कैपिटल वहां पे सस्ता है, चीपर है, जबकि लेबर एक्सपेंसिव है। तो इट मीन ये एक्सपेंसिव है या चीपर है, इट मीन इट डिपेंड्स अपॉन द लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई। इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर डिमांड एंड फैक्टर सप्लाई। ये सारी कहानी सुनाने का मतलब ये है कि जो मनी की प्राइस है, इंटरेस्ट रेट, इट विल बी डिटरमिन्ड बाय द मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई। जिस तरह कमोडिटीज की प्राइस कमोडिटीज की डिमांड एंड सप्लाई से रेंज होती है, जिस तरह फैक्टर की प्राइस फैक्टर की डिमांड एंड फैक्टर की सप्लाई से रेंज होती है, इसी तरह मनी की प्राइस यानी कि इंटरेस्ट रेट मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई से रेंज होगा। मनी की प्राइस यानी कि इंटरेस्ट रेट, मनी की प्राइस जो है वो इंटरेस्ट रेट है, मनी की कॉस्ट जो है वो इंटरेस्ट रेट है। तो मनी की प्राइस या मनी की जो है वो कॉस्ट जो है इंटरेस्ट रेट यानी कि, तो वो मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई से रेंज होगा। तो ये आज हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से, पहले हम डिमांड फॉर मनी स्टडी करेंगे, फिर हम सप्लाई फॉर मनी स्टडी करेंगे, और फिर इनके म्यूचुअल से जो है हम इंटरेस्ट रेट को डिटरमिन करेंगे। द डिमांड फॉर मनी, व्हाई डज द पब्लिक want to hold some of its wealth as a money? There are three motives behind the demand for money. हम मनी डिमांड क्यों करते हैं, हम अपनी पॉकेट में पैसे क्यों रखते हैं? इसके तीन मोटिव हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, ट्रांजैक्शंस करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए, घर के लिए फर्नीचर परचेज करने के लिए, जो भी ट्रांजैक्शन आप करना चाहते हैं। सेकंड मोटिव behind the demand for money is precautionary demand for money। मतलब आप अननेसेसरी इवेंट्स को जो है वो मीट करने के लिए मनी डिमांड करते हैं, अपने पास पैसा रखते हैं। कोई इंसिडेंस हो जाता है उसको मीट करने के लिए, या कोई अननेसेसरी इवेंट्स जो हो जाते हैं उनको मीट करने के लिए आप अपने पास पैसा रखते हैं। एंड द थर्ड डिमांड फॉर मनी इज स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। स्पेकुलेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, स्पेकुलेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपने पास पैसा रखते हैं, डिमांड फॉर मनी करते हैं स्पेकुलेशन मोटिव के लिए। सो दीज आर द थ्री मोटिव्स दैट डिटरमिन्स द डिमांड फॉर मनी। फर्स्ट वन, इनको तीनों को हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे।
First one is transaction demand for money. People hold money because it is convenient for purchasing goods and services. क्योंकि हम goods and services को परचेज करने के लिए मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं. So according to Professor Keynes, transaction demand for money depends upon is a function of income. ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी जो है वो इनकम का फंक्शन है. अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी ज्यादा होगी. अगर आपकी इनकम कम होगी तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी कम होगी. मतलब ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स पॉजिटिवली ऑन द इनकम. अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी ज्यादा होगी, और अगर आपकी इनकम कम होगी तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी कम होगी. जहां पे किसी को कोई समझ ना आए, मुझे लेक्चर के दौरान ही रोक के आप पूछ सकते हैं. सेकंड मोटिव फॉर द डिमांड फॉर मनी इज प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी. हम सर कोई ये पहले वाला आप भी रिपीट कर दे. जी, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, हम ट्रांजैक्शंस करने के लिए पैसे अपने जेब में रखते हैं. गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए, अपनी डेली जरूरियात, ठीक है, बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए हम अपनी जेब में पैसे रखते हैं. और ये डिपेंड करता है हमारी इनकम पे. हमारी इनकम ज्यादा होगी तो हम पैसे भी ज्यादा रखेंगे, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी ज्यादा होगी. हमारी इनकम कम होगी तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी कम होगी, क्योंकि ये हमारे लिए कन्वीनियंट है, क्योंकि हमने पैसे से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करनी है. सो ट्रांजैक्शन डिमांड जो फॉर हम मनी डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम. जी पूछिए बेटा. जो बेसिक नीड्स हम पूरा करने के लिए जो हम करते हैं वो हाँ जी, आपने कहा है. जी ट्रांजैक्शन जरूरी नहीं सिर्फ बेसिक नीड. बेसिक नीड्स में तो सिर्फ फूड आइटम ये वो आ जाते हैं, क्लॉथ आ जाते हैं. इसके अलावा भी मतलब आपने कोई लग्जरी आइटम्स भी परचेज करनी हो तो वो भी ट्रांजैक्शन में आती है. गाड़ी परचेज करनी है, मोटरसाइकिल परचेज करनी है, वो भी ट्रांजैक्शन में आती है. तो हमने जो खर्च अखराजात करने हैं उसके लिए हम अपने पास पैसा रखते हैं. ठीक हो गया. जी थैंक यू सर. सेकंड है प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी. आप कुछ पैसे सेव करके साइड पे रखते हैं अगर अपने पास घर में, कोई अननेसेसरी इवेंट्स को मीट करने के लिए. कोई इंसिडेंस हो जाता है या कोई ऐसी अचानक जरूरत पड़ जाती है, उसके लिए आप पैसा कुछ अपने पास रखते हैं. उसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी. अननेसेसरी इवेंट्स, कोई इंसिडेंस हो जाता है, उसको मीट करने के लिए आप कुछ पैसे साइड पे रखते हैं, तो वो होगा प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन्स, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी depends positively on income. Y stands for income. Precautionary demand for money भी इनकम पे ही डिपेंड करती है. आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आप प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी भी ज्यादा करेंगे. आपकी इनकम कम होगी तो प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी भी कम होगी. ऑब्वियसली इनकम ज्यादा होगी तभी आप पैसे साइड पे रख सकेंगे ना. तो जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ही ज्यादा डिमांड फॉर मनी होगी प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए. The third motive for the demand for money is speculative demand for money. स्पेकुलेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी आप मनी को डिमांड करते हैं. स्पेकुलेशन मोटिव के लिए या इन्वेस्टमेंट मोटिव के लिए भी आप मनी को डिमांड करते हैं. मतलब आपने अब इसमें अब ट्रांजैक्शन जो है वो अलग चीज थी, अब ये आएगा बिजनेस मोटिव के लिए. आप कोई प्लॉट लेके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप कोई इन्वेंटरीज में इजाफा करना चाहते हैं, मतलब आप कोई मशीनरी परचेज कर रहे हैं, कोई फर्म लगाना चाह रहे हैं, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं. ठीक है, जितने भी इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में जो आता है वो सारा इसमें आएगा. तो उस मोटिव के लिए भी तो आप डिमांड फॉर मनी करते हैं.
तो वो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कहलाएगी। और अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन्स, जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है, इट डिपेंड्स अपॉन द टू वेरिएबल, फर्स्ट वन इज इनकम एंड सेकंड वन इज इंटरेस्ट रेट। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स अपॉन इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। ये इनकम पे भी डिपेंड करेगी और दूसरा है इंटरेस्ट रेट। इनकम पे पॉजिटिवली डिपेंड करेगी जबकि इंटरेस्ट रेट पे नेगेटिवली डिपेंड करेगी। इनकम पे पॉजिटिवली डिपेंड करेगी जबकि इंटरेस्ट रेट पे नेगेटिव। इनकम पे पॉजिटिवली सिंपल है कि इनकम ज्यादा होगी तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी भी ज्यादा होगी, इनकम कम होगी तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी भी कम होगी। जबकि दूसरा है आर, इंटरेस्ट रेट। दूसरा वेरिएबल है आर, इंटरेस्ट रेट। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स नेगेटिवली ऑन द इंटरेस्ट रेट। क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगी, और अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम होगी। मैं इस नेगेटिव रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता हूँ कैसे नेगेटिव बनेगा। इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब है, इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब है कि आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी कम है। आप मनी बोरो कर रहे हैं, उस पे उसकी कॉस्ट कम आ रही है, तो आप ज्यादा बोरो कर सकेंगे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। तो फिर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है वो ज्यादा होगी। और इसी तरह अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो इट मींस के कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी ज्यादा है। अगर आप मनी बोरो करते हैं आपको उस पर ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ेगी, तो फिर क्या होगा, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है वो कम होगी। सो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स नेगेटिवली ऑन द इंटरेस्ट रेट। सिंपल है, इन्वेस्टमेंट का और इंटरेस्ट रेट का भी नेगेटिव रिलेशन ही है, ये वही चीज है। इन्वेस्टमेंट का और इंटरेस्ट रेट का नेगेटिव रिलेशन है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। रीजन सेम है जो मैं एक्सप्लेन की है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम है उसका मतलब है कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी कम है, तो लोग ज्यादा बोरो करेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। और इसी तरह अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, इट मींस कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी ज्यादा है, तो लोग कम बोरो कर सकेंगे, कम इन्वेस्टमेंट होगी। और प्रैक्टिकल लाइफ में ये इम्प्लीमेंट है, ऐसे ही है। आप तकरीबन 2.5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट कम पे लिया है तो 6% पे आ गया था, विद एन एम टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट में इजाफा करने के लिए। और इस टाइम तकरीबन 13% इंटरेस्ट रेट है। तो जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा उतनी ही इन्वेस्टमेंट कम होगी। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रेट। So speculative demand for money depends positively on the income while it depends negatively on the interest rate. Total demand for money जो इन तीनों पे डिपेंड करती है, it means the overall demand for money depends upon income and interest rate. जो ओवरऑल तीनों को ऐड करके डिमांड फॉर मनी बनी है, the overall demand for money depends on income and इंटरेस्ट रेट। इनकम पे पॉजिटिवली डिपेंड कर रही है जबकि इंटरेस्ट रेट पे नेगेटिवली डिपेंड कर रही है। तो टोटल डिमांड फॉर मनी के लिए हम डायग्राम ड्रा करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये टोटल डिमांड फॉर मनी के लिए डायग्राम है। वाई एक्सिस पे हमने जो है वो इंटरेस्ट रेट को लिया है, क्योंकि हमने डिमांड फॉर मनी की जो प्राइस है वो है इंटरेस्ट रेट। हमने इंटरेस्ट रेट डिटरमिन करना है डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी के जरिए। वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट है, जबकि जबकि एक्स एक्सिस पे जो है वो डिमांड फॉर मनी है। आप देख सकते हैं कि डिमांड फॉर मनी कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है। इट मींस दैट कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट में कमी आएगी मनी डिमांड में इजाफा होगा।
या जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा तो मनी डिमांड में कमी आएगी। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड द डिमांड फॉर मनी। क्लियर है बेटा? किसी को क्वेश्चन यहाँ तक? सर ये इक्वेशन में एफ किसको डिनोट कर रहा है? बेटा एफ फंक्शनल रिलेशनशिप यस सर। फंक्शन होता है ये मैट्रिक में, शायद पहले चैप्टर में फंक्शन। यस सर। हाँ, जी ये सर। वो एफ, वो स्मॉल एफ लिखा होता है या मैंने कैपिटल लिख दिया है, ये फंक्शनल रिलेशनशिप को जाहिर कर रहा है। ये इसको ऐसे पढ़ते ना, मनी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ, ये फंक्शन है, इज अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। जब मैथमेटिकल इक्वेशन में ये फंक्शनल इक्वेशन कहलाती है, इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में जब कन्वर्ट करते हैं एफ खत्म हो जाता है तो वो अल्फा बीटा लग जाता है, मतलब इंटरसेप्ट वगैरह लग जाते हैं और वाई और आर लग रह जाएगा। So this is the total demand for money. Now comes towards the supply for money. Supply for money is constant, means it does not related with the interest rate. It is exogenously determined by the central bank. जो supply for money है ये exogenously determined by the central bank, ये सेंट्रल बैंक की तरफ से डिटरमिन होती है और ये इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड नहीं करती। सप्लाई फॉर मनी इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड नहीं करती, इंटरेस्ट रेट चाहे करता हो सप्लाई फॉर मनी पे। बात गौर से सुनिएगा, सप्लाई फॉर मनी इज नो मोर रिलेटेड और नो मोर डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। सप्लाई फॉर मनी जो है वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड नहीं करती, इट इज एक्सोजनसली डिटरमिन्ड बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो ये सप्लाई फॉर मनी जो है वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड नहीं करती। तो ये वर्टिकल लाइन है, आप देख सकते हैं आप डायग्राम में, ये वर्टिकल लाइन है जो सप्लाई फॉर मनी को जाहिर कर रही है। दिस इज डिटरमिन्ड बाय द सेंट्रल बैंक। इस डायग्राम में भी वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट है और एक्स एक्सिस पे सप्लाई फॉर मनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल बैंक जो है वो मनी सप्लाई में इजाफा या कमी नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इजाफा करेगा तो ये राइट साइड पे आ जाएगा, कमी करेगा तो ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। इस वर्टिकल लाइन का ये मतलब है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। ये इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड नहीं करता, इंटरेस्ट रेट कम हो या ज्यादा हो मनी सप्लाई विल रिमेन सेम। तो ये सेंट्रल बैंक की तरफ से एक्सोजनसली डिटरमिन होती है। तो सप्लाई ऑफ मनी कर्व इज वर्टिकल लाइन। इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमिन होगा? वेयर मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई। जिस तरह किसी कमोडिटी की प्राइस कैसे रेंज होती है, जब जहां पे उस कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई के बराबर हो जाती है, वहां पे उसकी प्राइस रेंज हो जाती है। इसी तरह मनी की प्राइस जो है वो है इंटरेस्ट रेट। तो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट कहाँ होगा? जहां पे मनी डिमांड और मनी सप्लाई आपस में इक्वल हो जाए। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दिस इज द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट है, एक्स एक्सिस पे मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई है। मनी डिमांड कर्व विच इज नेगेटिवली स्लोप्ड व्हाइल मनी सप्लाई कर्व विच इज वर्टिकल स्लोप। और जिस पॉइंट पे एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। दिस इज द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट जो है पॉसिबल है जी ऐसे ही होता है, मनी डिमांड और मनी सप्लाई के जरिए ही इंटरेस्ट रेट को अरेंज किया जाता है फ्री मार्केट कानून में, अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना करे तो। बाज़ औक़ात गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ती है। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी कि किसी कमोडिटी की प्राइस, जैसे डेंगी टेस्ट था, उसकी प्राइस आम डेज में जो है वो 80-90 रुपीस पर टेस्ट की थी, तो वो डिमांड बढ़ी तो 900 पे आ गई, तो फिर गवर्नमेंट ने वो फ्री प्राइस थी फ्री मार्केट इकोनॉमी में 900 पे जो आ गई, डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ गई। फिर गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन की और जो है लेबोरेटरी सील करना स्टार्ट कर दी और फिर उसकी प्राइस जो है वो प्राइस सीलिंग लगाकर उसको जो है वो ले आए 90 रुपीस पे जबरदस्ती। ठीक है,
तो वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर दी उसमें। या जिस तरह वीट की प्राइस जो है वो डिमांड सप्लाई से रेंज हो गई 1600 रुपया, तो गवर्नमेंट ने फिर अनाउंस कर दी 1800 रुपया, ठीक है। वो 200 रुपया क्या किया, गवर्नमेंट ने इंसेंटिव देना चाहा फार्मर को, तो अदरवाइज फ्री मार्केट में 1600 बन रही है तो गवर्नमेंट, तो इसी तरह अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना करे तो ये फ्री मार्केट में ऐसे ही इंप्लीमेंट होगा, किसी किसी जगह पे इंप्लीमेंट करना पड़ता है जरूरत की वजह से। ठीक हो गया। तो ये मनी डिमांड विच इज नेगेटिवली स्लोप्ड एंड दिस इज मनी सप्लाई, दिस इज इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आपने स्टडी किया है वो मैकॉनल ब्रू पे भी मौजूद है और मैनकीफ पे भी मौजूद है। उसके अलावा ये डिमांड फॉर मनी, सप्लाई फॉर मनी एंड इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, इसकी ज़्यादा डिटेल आपको मैकॉनल ब्रू पे मिल जाएगी और कम डिटेल जो है वो मैनकीफ पे मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ये हैंड आउट भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन हैंड आउट शेयर करने का ये जो लेक्चर है ये अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा एक दोस्त है वो बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं तो कर दूंगा बेटा, कर दूंगा अपलोड। तो मैं स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, और स्लाइड शेयर करने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप सिर्फ स्लाइड्स रीड आउट करें, आपने बुक से भी थॉरली स्टडी करना है। जो मैंने बुक आपको रेफर की है, ये वाला टॉपिक मैकॉनल ब्रू से कर लीजिएगा। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन करना है, ज्यादा डेप्थ में नहीं करना आपने। इक्वेशन याद कर लीजिएगा, इक्वेशन की इंटरप्रिटेशन याद कर लीजिएगा, डेफिनेशन याद कर लीजिएगा मैनकीफ से। सर बुक्स सेंड कर दीजिएगा काइंडली। कौन सी बेटा नहीं है आपके पास? मैकॉनल ब्रू? जी सर। मैं कर देता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। सर वो एमसीक्यूज के आंसर्स भी आपने बताने थे आज। चलें, मैं मीटिंग टाइम ओवर हो रहा है, मैं दोबारा मीटिंग कॉल कर लेता हूँ अभी। कल पे रख लेते हैं। नहीं मैं अभी कर लेता हूँ बेटा अभी कर लेता हूँ, या नेक्स्ट क्लास में करेंगे या अभी कर लेता हूँ, दो चॉइस में। नेक्स्ट क्लास में सर करते हैं, नेक्स्ट क्लास। सर नेक्स्ट क्लास में कर लीजिएगा। चले नेक्स्ट में कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, टेक केयर।